अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योमेट्री का बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखना और उन कॉन्सेप्ट पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों को करना और बेस्ट अप्रोच के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आज के इस क्लास में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं, इनका पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से ये पूरी क्लास चलेगी, इसलिए क्लास में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट समझते हैं और उस पर आधारित फिर सवालों को करने वाले हैं। ट्रेपेजियम ही नहीं, इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं, उस पर भी आधारित हम लोग सवाल करेंगे। तो इस क्लास को छोड़ना नहीं है, आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेपेजियम के बारे में। यहाँ पर जो हमने डायग्राम बना रखा है ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की खासियत क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो आमने सामने के दो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। बाकी जो दूसरा पेयर है ये ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल हो, ठीक है। तो सिर्फ एक पेयर यानी कि आमने सामने के दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो वह एक ट्रेपेजियम होगा। क्लियर है ये बात? तो ये लाइन और ये लाइन हमारे पैरेलल लाइन हो गए। अब इसमें क्या है देखिए, जैसा हमने देखा था पिछले क्लास में कि जो पैरेललोग्राम होता है यानी समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, आमने सामने के साइड पैरेलल भी होते हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख पाएंगे कि ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ज़रूरी नहीं है कि होंगे ही, है ना। इसमें ज़रूरी नहीं है। आमने सामने के एंगल भी बराबर नहीं होते हैं इसमें, है ना। तो ये है इसमें। अब देखिए यहाँ पर कि अगर ये आपका A है, मान लीजिए कि पहला पैरेलल साइड A है हमारा और दूसरा पैरेलल साइड यहाँ पर B है, और साथ में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर H। तो इसके एरिया के बारे में अगर बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका एरिया जो होता है ये होता है यहाँ पर एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 यानी कि हाफ 1/2 इन दोनों पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड यानी समांतर भुजाओं का योग। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, A + B हो जाएगा, क्योंकि पहला पैरेलल साइड A है और दूसरा पैरेलल साइड हमारा B है। तो A + B इन दोनों का सम और मल्टीप्लाई इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। और डिस्टेंस कौन सा होगा, एकदम सीधा सीधा वाला डिस्टेंस जिसको हम लोग H माने हैं यहाँ पर, तो ये आपका H हो जाएगा। तो ये होता है एक ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एंगल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके एंगल के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये भी एक तिर्यक रेखा है ना, और ये भी आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा में एक ही साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम आप जानते हैं ना, 180 डिग्री होता है। जैसे ये एंगल आपका अगर x है और ये एंगल आपका y है ना, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा यहाँ पर x + y जो होगा ये आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। ये समांतर चतुर्भुज में भी हमने आपको बताया था, वहाँ पर भी होता है ये चीज़। साथ में इस एंगल का सम और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हाँ, इन दोनों के बारे में हमको नहीं पता होता, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। क्लियर है ये बात? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था समलंब चतुर्भुज के बारे में। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। आते हैं इस सवाल पर हम लोग, क्योंकि सवाल बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है यानी ट्रेपेजियम है जिसमें BC और AD पैरेलल हैं। साथ में बोला है ABC 98 है, BAC 32 डिग्री है। आपको बोला गया है ACD की वैल्यू निकालनी है, एंगल ACD। साथ में यहाँ पर AC = CD भी गिवन है। कैसे करेंगे समझिए।
ABC यानी एंगल B पे आपका 98 होगा। 98 कहाँ दिख रहा है? ये तो 98 होगा नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 से कम है, तो ये वाला इसको मान लीजिए 98 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 98 हो गया, मतलब ये पॉइंट आपका B होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि BC जो है वो पैरेलल होगा AD के, तो BC तो एक पैरेलल साइड ये हो गया, तो जब B यहाँ है तो A आपका यहाँ हो जाएगा, तभी ना ABC आपका 98 बनेगा, है ना, ABC 98। तो ये A है, तो अब बचा एक ही है, D आपका यहाँ हो जाएगा। साथ में बोला है BAC 32 डिग्री है। BAC यानी A और C को मिलाना पड़ेगा ऐसे, इस तरीके से, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये आपका 32 डिग्री होगा। अब इसमें बोला है ACD यानी ये एंगल हमें चाहिए कितना होगा, ठीक है। साथ में एक कंडीशन भी आपको दी गई है। कंडीशन क्या है? AC = CD, A से C तक ये जो साइड है और CD ये वाला साइड, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब सुनिएगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो तीनों एंगल का सम आप जानते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों मिलाकर 98 और 32 कितना होगा? 98 और 32 130 हो जाएगा। 130 में हम क्या जोड़ दें तो 180 होगा, 50 जोड़ दें तो 130 और 50 कितना हो गया? 180 हो गया। मतलब ये जो एंगल है 50 डिग्री होगा। अब इसमें अल्टरनेट एंगल बन रहा है, कैसे? BCAD उल्टा जेड बन रहा है, तो उल्टा जेड में जब ये दो पैरेलल होते हैं तो कोने कोने वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं वो। तो ये एंगल अगर 50 है तो ये वाला एंगल भी यहाँ पर 50 डिग्री हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि ट्रायंगल के लिए लागू होता है, इक्वल एंगल के सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। ये बताइए इस इक्वल साइड के सामने का एंगल कितना है? 50 डिग्री है। तो इस इक्वल एंगल के सामने का इस इक्वल साइड के सामने का एंगल भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये भी 50 डिग्री होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्वल साइड्स के सामने के एंगल इक्वल होते हैं या फिर इक्वल एंगल के सामने के साइड से इक्वल होते हैं, है ना। ये ट्रायंगल के लिए लागू होता है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल थे, मतलब इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। इस साइड के सामने 50 था तो इस साइड के सामने यहाँ पर भी 50 होगा। समझ में आ गया? अब बताइए, अब तो सिंपल हो गया, हमें ये एंगल चाहिए ना, ये वाला। तो बताइए ये 50 ये 50 दोनों मिलकर हो गए 100। ये कितना हो जाए कि तीनों मिलकर 180 हो जाए? तो इसको होना चाहिए 80 डिग्री, तब ना जाके 50 50 100 और 80 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये जो एंगल है दोस्तों जो हमें पूछा गया था 80 डिग्री के बराबर आएगा। एंगल ACD कितना होगा यहाँ पर? 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न था ये। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। समलंब चतुर्भुजाकार वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट दी गई है आपको 5 मीटर और उसकी समांतर भुजाएं 4 और 6 मीटर हैं। ये A और B की वैल्यू हैं। यदि पेंट का मूल्य 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो उस वस्तु को पेंट करने की लागत कितनी होगी? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। एरिया निकाल लीजिए। वस्तु है भाई किस आकार का है? समलंब चतुर्भुजाकार यानी ट्रेपेजॉइड है। तो इसमें हाइट दी गई है आपको, यानी दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर दिया गया है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी A + B और इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसको हम लोग हाइट कह देते हैं, है ना। तो दिया गया है सारी वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 A + B। A हमारा 4 है, B हमारा 6 है, तो 4 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 10 और मल्टीप्लाई यहाँ पर हाइट कितनी है? 5 के बराबर। तो ये हो गया 5 × 5 यानी 25। तो 25 हमारा एरिया हुआ, 25 मीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है कि प्रति वर्ग मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपये लग रहा है। हमको टोटल यहाँ पे 25 मीटर स्क्वायर पेंट करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपया, मतलब हमारे पास टोटल कितना पेंट करने के लिए है? 25 मीटर स्क्वायर। गुणा कर दीजिए, 25 × 5 = 125 1250, मतलब 1250 रुपये यहाँ पर लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा सवाल ये रहा, बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको।
इसमें दिया है टी और पी एस, ये डायग्राम ही आपको दे रखा है ना, पैरेलल हैं दोनों। फिर यहाँ पे कह रहा है पी क्यू टी एक्स डिग्री है, पी क्यू टी यानी ये जो बाहर वाला कोण है ये कितना है दोस्तों, एक्स डिग्री के बराबर है। फिर कह रहा है कि आर क्यू टी, आर क्यू और यहाँ पर टी, मतलब ये जो एंगल है आपका x माइनस 50 है। कितना है ये आपका x माइनस 50 डिग्री के बराबर, ठीक है। फिर कह रहा है कि टी यू और आर, ये जो एंगल है ये आपका x प्लस 25 दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यू आर एस निकालिए, यू आर एस मतलब ये एंगल हमें निकालना है। बहुत ध्यान से समझिए, आराम से ये सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बन रहा है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है दोस्तों, लीनियर पेयर यानी कि ऐसे दो एंगल जो मिलकर एक लाइन क्रिएट कर रहे हो, यानी एक लाइन बना रहे हो, और लाइन का, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये जो x डिग्री है और इधर वाला एंगल, ये दोनों अगर टोटल मिल जाएं तो एक सीधा लाइन फॉर्म हो जाएगा, यानी बन जाएगा, तो टोटल 180 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो x और x माइनस 50, x और प्लस यहाँ पे x माइनस 50, ये दोनों मिलकर एक लाइन बना रहे हैं, और लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। 2x ये हो जाएगा 2x की वैल्यू कितनी होगी, 50 उधर जाके जुड़ेगा, 8 5 13 यानी 230 हो गया। 230 का आधा कितना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ गई 115 डिग्री, ठीक है। 230 का आधा 115 डिग्री। अब ये एंगल तो हम निकाल सकते हैं ना, बताइए कितना होगा, x प्लस 25 है, ये वाला एंगल कितना है टी यू आर, x प्लस 25 है, तो x प्लस 25 की वैल्यू निकालिए। x आपका कितना है यहाँ पर 115 डिग्री है, 115 में आप 25 जोड़ लीजिए तो आपका कितना आ गया 140 आ गया, 140 डिग्री आ गया। तो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ पर ये आपका 140 डिग्री है। तो जब ये 140 डिग्री है दोस्तों, है ना, तो देखिए कि ये तो अल्टरनेट एंगल है इसी का, है ना। ये देखिए ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, और ये जेड बन रहा है कि नहीं, तो ये और ये एंगल बराबर होंगे, मतलब ये भी आपका 140 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आ गया आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यही तो पूछा था, है ना। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, बिना कॉन्सेप्ट के दोस्तों सवाल नहीं बनने वाला है। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना। जो जहाँ पे ज़रूरत होगी, ये नहीं पता होता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस सवाल में लग जाएगा, बस आपको दिमाग में रखना है वो कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो सवाल आसानी से बनेंगे ही बनेंगे। समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और देखते हैं यहाँ पे ये वाला सवाल। बिंदु Q से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा यानी टेंजेंट, है ना, की लंबाई यहाँ पर दी गई है कितना 21 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र से ओ से Q की जो दूरी है वो 29 सेंटीमीटर है। वृत्त का त्रिज्या निकालना है, रेडियस निकालना है। यहाँ पर ध्यान से सुनते जाइए। यहाँ पर एक है दोस्तों, यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त रहा हमारा। अब इस वृत्त से किसी बिंदु Q से मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट Q है, इस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये स्पर्श रेखा हो गया, है ना। पॉइंट Q कौन सा होगा, ये वाला होगा। इस पॉइंट Q से यहाँ तक हमारा खींचा गया है। अब कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो 21 है, तो ये आपका 21 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है यहाँ पर तो सेंटर होगा आपका, है ना, यहाँ पर क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर से इसको मिला दीजिए ऐसे, तो रेडियस हो गया, और इस पॉइंट को इस Q से मिला दीजिए तो ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट तो O होगा। ये आपको दिया गया है यहाँ पर 29, देख लीजिए, O से Q की दूरी 29 है, O से Q की दूरी यहाँ पर 29 है, ठीक है। इस पॉइंट को P मान लीजिए, है ना, नहीं दिया है तो मान लीजिए। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कोई भी टेंजेंट, कोई भी स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा उसके रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, यानी स्पर्श रेखा और रेडियस दोनों एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा हमेशा, चाहे कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा, है ना। समझ में आ गया। तो ये अगर 90 है तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये तो एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस कैसे,
ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये आपका बेस हो गया, ये हमको परपेंडिकुलर चाहिए। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसको आर मान लीजिए, ऐसा समझिए ना। देखिए जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है यानी 29 का स्क्वायर, ये 29 का स्क्वायर ये जो होगा किसके बराबर होगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी आर का स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर हो गया, 21 स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 29 स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो स्क्वायर करके निकाल लीजिए, या फिर एक चीज़ और पता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, ए प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, 29 और 21 हो जाएगा आपका 50, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, 29 में से 21 घटाएंगे तो ये होगा आपका 8 इज इक्वल टू यहाँ पर आर स्क्वायर। 50 अट्ठे 8 पंचे 40 यानी 400 हो गया, इधर है आर स्क्वायर तो इधर ले जाएंगे तो आपका रूट लग जाएगा, 400 का रूट हो जाता है 20 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा सभी को। बेहतरीन प्रश्न था ये, 2022 में पूछा हुआ है। आइए दोस्तों अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं 3.5 4.5 है ना, उनके केंद्रों के बीच की दूरी यानी सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये जो है अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा ये क्या होता है इसको समझना है आपको। हमारे पास यहाँ पर दो सर्किल दिए गए हैं है ना, एक का रेडियस कम है एक का रेडियस ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ऐसे दो सर्किल बना लेते हैं, एक छोटा बना लीजिए और एक यहाँ पर हम लोग बड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गए दो सर्किल हमारे हो गए। इनका कुछ ना कुछ यहाँ पर सेंटर होगा है ना, ये आपका सेंटर हो गया इसका और ये आपका दूसरा सेंटर हो गया। इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है d के बराबर है ना, d मान लीजिए, हालांकि इसमें 10 दिया है पर हम यहाँ पर d मान लेते हैं। चलिए, तो ये डिस्टेंस जो है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये d है। अब अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा क्या होता है, एक होता है सीधी समान स्पर्श रेखा और एक होता है अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा। अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा कहाँ बनेगा, सीधी समान स्पर्श रेखा के बारे में भी बताएंगे। देखिए, अगर यहाँ से इसको ऐसे इस तरीके से हम मिला दें तो दो स्पर्श रेखा बन गए कि नहीं, कैसे कैसे सुनते जाइए। यहाँ से एक तो ये पॉइंट और यहाँ से एक ऐसे, तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये आपका अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। ये कॉमन टेंजेंट की हमको यहाँ पर लेंथ निकालनी है। तो देखिए, ये आपका रेडियस है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस होगा, ये आपका R1 है मान लीजिए और ये आपका यहाँ पर R2 है। ठीक है, ये आपका R2 है। अब इसमें डायरेक्टली हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। कहाँ से कहाँ के बीच में दूरी पूछा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, अंडर रूट दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यानी दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, d के बराबर, d का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे कर देते हैं। देखिएगा, अब इसमें दो चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको अनुप्रस्थ समान रेखा दिया है तो आप इन दोनों रेडियस को जोड़ेंगे और अगर सीधी स्पर्श रेखा दी गई है तब आप दोनों रेडियस को घटाएंगे, उसके लिए बाद में करेंगे, फिर पहले इसको देखिए। ठीक है, दोनों रेडियस को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो R1 प्लस यहाँ पर R2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। जब भी इस तरीके का डायग्राम देगा तो स्पर्श रेखा की लंबाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए, d का स्क्वायर, d मतलब क्या, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस यहाँ देखिए R1 प्लस R2 3.5 और यहाँ पर 4.5, 3.5 और 4.5 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8, तो यहाँ पर हो गया 8 और इसका स्क्वायर बताइए 100, ये हो जाएगा 64, 100 में से 64 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब भी इस तरीके का डायग्राम बनेगा
आपको ये वाला फार्मूला लगाना है लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। अब दूसरे वाले पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये रहा दूसरा वाला। इसमें क्या है, त्रिज्या r1 और r2 वाले दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी d है, उनकी सीधी समान स्पर्श रेखा। अब उसमें क्या दिया था, उसमें आपको दिया था अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा, इसमें सीधी समान स्पर्श रेखा दिया है। कैसे बनेगा वो बना देते हैं यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। एक यहाँ पर आपका ये हो गया छोटा वाला वृत्त, है ना। यहाँ पर बना लीजिए आप बड़ा वाला वृत्त, ये हो गया बड़ा वाला वृत्त। इनकी दोनों की रेडियस आपको दी गई है यहाँ पे r1, है ना। ये r1 r2 मतलब इनके बीच का डिस्टेंस पहले हम लोग लिखते हैं, केंद्रों के बीच की दूरी ये आपका d है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर कितना, d के बराबर, है ना। अब सीधी स्पर्श रेखा कहाँ बनेगी, देखिए यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये आपका अनुप्रस्थ वाला हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐसे मिला दें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर मिला दें, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, तो ये जो है ये आपका सीधी समान स्पर्श रेखा हो जाएगी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये जो होगा मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अब इसमें क्या है, ये आपका r1 हो गया और ये आपका r2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये हो गया r1 और ये हो जाएगा r2। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा दोस्तों, इसमें बस क्या करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सीधे डी स्क्वायर तो रहेगा, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी रहेगी, माइनस अब की बार, पिछले बार में क्या थी, अनुप्रस्थ वाले में क्या किए थे, प्लस किए थे r1 प्लस r2, लेकिन इसमें करेंगे हम लोग डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, r1 माइनस r2 हो जाएगा, ठीक है। तो r1 माइनस यहाँ पर r2 का स्क्वायर होगा। क्लियर है, दोनों फार्मूले नोट करके रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 7वां सवाल देखिएगा। अब इस टाइप का एक सवाल हम आपको करवा चुके हैं, तो ये वीडियो रोक कर इस सवाल को ज़रूर अपने से लगाइएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन भले देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PT है, वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ आपकी कितनी है, यहाँ पर स्पर्श रेखा PT है, ठीक। चलिए, तो PQ 30 सेंटीमीटर है और वृत्त का व्यास यहाँ पर 32 सेंटीमीटर है, तो OP की लंबाई निकालनी है। बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक आपका वृत्त हो गया और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा भी हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से, है ना। ये स्पर्श रेखा हो गया, ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट क्या है, P है, बोला है ना। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PT जो है वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है, यहाँ पर Q पर स्पर्श करती है और PT आपकी स्पर्श रेखा है, ठीक। अब कह रहे हैं PQ 30 है, तो PQ आपका 30 हो गया। वृत्त का व्यास आपको दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, सेंटर। यहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे तो रेडियस कितना निकल कर आएगा बताइए। डायमीटर, व्यास का मतलब डायमीटर 32 दिया है, तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा यानी कि 16 हो जाएगा, 32 का आधा 16 सेंटीमीटर। तो ये है दोस्तों आपका 16। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, OP की लंबाई, O से P तक, मतलब ये आपका O होगा तो O से P तक चाहिए। सीधे पाइथागोरस आपको लगाना है क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा। 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो OP का जो स्क्वायर होगा वो 30 का स्क्वायर यानी कि 900 और प्लस 16 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 256, है ना। तो यहाँ पर होगा 9 2 11 1156 और OP स्क्वायर रूट लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका OP। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है। यूनिट डिजिट लगा लें हम लोग, है ना। देखिए 32 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर नहीं होगा। 34 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 34 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, मतलब इकाई अंक 6 आ गया, तो यहाँ पर 6 है, तो ये वाला हो सकता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, मतलब 4 आएगा इकाई अंक में, ये भी नहीं होगा। और ये भी 32 दिया है तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर करके देख लीजिए, यहाँ पर 34 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 बचा 1, 3 चौके 12, 12 दूना 24, 24 1 25, 25 का 5 यहाँ पर, फिर बचा 2 और 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11, 1156 आ गया। तो मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर।
अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया प्रश्न है। रेखा ABC एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है। यहाँ पे PQ और AC जो है ये पैरेलल है, यहाँ पर पैरेलल होगा, ठीक है। तथा QBC 70 है। QBC ये आपका टोटल यहाँ पर 70 डिग्री के बराबर है। कह रहा है PBQ यानी ये एंगल हमें चाहिए निकालना है, कितना होगा बताइएगा। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि ये जो स्पर्श रेखा का कोण यहाँ पर बन रहा है ये एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। एकांतर वृत्तखंड, वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त का खंड। यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है इसके बराबर होगा, है ना। ये जो एंगल है यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये अगर 70 डिग्री है तो यहाँ पर ये भी आपका 70 डिग्री होगा। अब जब ये 70 है तो इसमें देखिए अल्टरनेट एंगल बन रहा है। कैसे, QPB और A उल्टा जेड बन रहा है, तो ये कोने वाला एंगल और ये वाला कोने वाला एंगल ये भी दोनों बराबर होंगे, तो मतलब ये भी 70 डिग्री होगा। ये 70 तो ये भी 70। अब आप जानते हैं कि ये तीनों एंगल मिलकर क्या बनाएंगे, ये तीनों एंगल मिलकर एक लाइन बना रहे हैं। तो लाइन का तो सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मतलब 70 70 140 और प्लस इसको मान लीजिए x जो कि हमको निकालने के लिए बोला था, तो प्लस x ये सब मिलकर कितने हो जाएंगे 180 डिग्री के बराबर। यानी x की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आ गई 180 में 140 घटा देंगे तो सीधे सीधे 40 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। इस टाइप का सवाल हम 2 ठोक आपको करवा चुके हैं, इसलिए ये वाला सवाल आपके लिए है। इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का जो उत्तर है वो आपको कमेंट करना है दोस्तों, सॉल्व कर लीजिएगा और बड़े प्रेम से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग अगले प्रश्न पर चलें। ये सवाल बहुत ख़तरनाक है, ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आराम से बन जाएगा। ये सवाल क्या दिया है इसमें कह रहा है नीचे दिए गए वृत्त में जीवा कॉर्ड AB को स्पर्श रेखा DE से मिलाने के लिए बिंदु D तक बढ़ाया जाता है। ये हमारा AB कॉर्ड है, कॉर्ड को भी आगे बढ़ाया गया है, इस स्पर्श रेखा को भी आगे बढ़ाया गया है जो D पॉइंट पर मिल रहे हैं। यदि AB 9 है, A से लेकर B तक आपका 9 है, ये आपका 9 है। फिर यहाँ पर BD जो है 3 है, B से लेकर D तक ये 3 है। DE की लंबाई निकालनी है, मतलब ये हमें चाहिए x मान लीजिए, ठीक ना। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि ये जो स्पर्श, जब भी ऐसा डायग्राम दिखे तो जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई का स्क्वायर यानी DE है हमारा स्पर्श रेखा, है ना। तो स्पर्श रेखा क्या हो गया DE, इसका जो स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मतलब AD, है ना, पूरा और मल्टीप्लाई बाहर वाला हिस्सा कितना है BD है, तो AD इंटू BD हो जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट अगर याद रखेंगे तो आपका ये सवाल और इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो आपसे बन जाएंगे, है ना। बताइए क्या हो जाएगा, DE हमसे पूछा था तो DE हमारा x है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू AD कितना है, A से लेकर D तक कितना होगा, A से B तक 9 है, B से D तक 3 है, तो टोटल कितना होगा 9 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 12 मल्टीप्लाई BD कितना है यहाँ पर 3 के बराबर, 12 3 ये होगा 36, तो x की वैल्यू √36 होगी, है ना, √36 और 36 का वर्गमूल 6। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये सारे सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। अच्छे तरीके से ऐसे टाइप के सवाल अब आपसे बन जाएंगे। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।